जी। चलिए, काउंसलिंग को आज समझेंगे समझेंगे कि क्या होता है। मीनिंग इंट्रोडक्शन, बहुत ही बेसिक सा हमारा काउंसलिंग के प्रति कौन कौन सी चीज़ें हमें जाननी है। शुरुआत करेंगे गायत्री मंत्र से। कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ गोद में, ध्यान मुद्रा में, मन शांत, एकाग्र। परम पूज्य गुरुदेव का ध्यान, वंदनीय माता जी का, शिव जी का, पार्वती जी का, उन परम पिता परमेश्वर का, जिनके कण कण में व्याप्त जो शक्ति हैं और वो जो खुद कण कण में व्याप्त हैं, जिनके माध्यम से ये सारी चीजें संभव हो पा रही हैं, उनका ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाथों को रब करेंगे, आंखों पे लगाएंगे और मुस्कुराते हुए आंखें खोल देंगे। तो आज हम जानने वाले हैं कि काउंसलिंग होता क्या है और उसकी आवश्यकता क्या है, काउंसलर्स कौन होते हैं, कैसे बना जाता है काउंसलर, और क्यों आज के परिप्रेक्ष्य में और आज के कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस के हिसाब से काउंसलिंग बहुत ज़रूरी हो गई है। ये भी आज हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है परामर्शन। तो हम काउंसलिंग को हिंदी में क्या बोल सकते हैं, परामर्शन बोल सकते हैं। पर जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि परामर्शन, एडवाइस, यहाँ पे एडवाइस नहीं है, कंसल्ट, कंसल्ट आप कह सकते हैं, कंसल्ट करना, पर एक्चुअल मीनिंग आप इसे काउंसलिंग से समझिए। बहुत सारे लोग समझते हैं, आपने भी अपने स्कूल में या फिर कहीं पे काउंसलर्स देखे होंगे। कोई भी इशू आ जाता है तो उनके पास जाके वो हमें समझाते हैं, बहुत सारे चीज़ें वो बताते हैं, या हमारी ही एजुकेशन को या फिर हमारी साइकोलॉजी को बेटर करने की कोशिश करते हैं। पर क्या इतना ही है कि कोई हमें एडवाइस दे दे, क्या उतना ही काउंसलिंग है? बट इससे ज़्यादा है ये। तो यहाँ पे आपके कुछ डेफिनेशंस लिखे हुए हैं, जिसके अंदर से पहला है कि कोई भी आपकी अगर पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम है या फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ की प्रॉब्लम है, वहां पे वो जो चैलेंजेस आ रहे हैं, वो जो इश्यूज आ रहे हैं, उसको सॉर्ट करने के लिए इधर यू कैन सॉर्ट इट ऑल बाय योर सेल्फ, एक तो तरीका ये है। दूसरा ये है कि आप कोई एक्सपर्ट के साथ सुझाव लेके उनको सॉल्व कर लीजिए। पर जब बात आ जाती है हमारे मन की, जो बहुत ही द्वंद्वित भी रहता है, बहुत कॉन्फ्लिक्ट में भी रहता है, तो कई बार आवश्यकता पड़ जाती है कि हम एक काउंसलर से संपर्क करें या फिर एक परामर्श लें। ठीक है, उस सहायता के लिए। अब जब हम ऐसा कुछ हमें ज़रूरत पड़ती है, तो उस टाइम पे कैसे हमें काम करना होगा, कैसे हमें समझना होगा कि हाँ आवश्यकता है और ली जानी चाहिए। तो एक तो होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि जो समस्या आई उसको सुलझाने का कोई तरीका निकालना, किसी एक्सपर्ट से सलाह लेना। जैसे कि अगर हमें कोई बच्चे को एग्जाम में प्रॉब्लम आ रही है, तो एक तो होता है कि अच्छा ये मेरे को प्रॉब्लम जो है ये मैथमेटिक्स सॉल्व नहीं हो रहा है या फिर कोई और सब्जेक्ट है वो सॉल्व नहीं हो रहा है। तो आप उसके एक्सपर्ट के पास गए और उन्होंने आपको समझा दिया ये ऐसे होगा ऐसे होगा और इस तरीके से वो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। एक तो हो गया ये। दूसरा, पर एग्जाम की जो घबराहट हो रही है उसमें क्या किया जाए। अब वो जो घबराहट है, एग्जाम एंजाइटी जिसको बोलते हैं, उस केस में क्या होगा, आप किससे संपर्क करेंगे, किसको बताएंगे, किसको समझाएंगे कि हमें क्या हो रहा है, हमें नींद नहीं आ पा रही है, पसीना आ रहा है, घबराहट हो रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, और साथ में ऐसा लग रहा है कि एग्जाम हम दे ही नहीं पाएंगे, और रोना आ रहा है। न जाने कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों को। इसी तरीके से जीवन में भी, क्योंकि हमारा जो नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है, वो मजबूती के साथ सारे काम करता है, फाइट भी करता है, फ्लाइट भी करता है, साथ में एडजस्ट भी करता है और बाद में काम डाउन भी करता है। कोई भी स्ट्रेस आता है, पर इसके अंदर कभी कभी हमें ज़रूरत हो जाती है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जो हमारी इस प्रॉब्लम को एक तो सुने, सबसे पहले सुनने वाला हो। दूसरा, जो इसको एक थर्ड पर्सन, एक एक्सपर्ट के रूप में देख के हमें ये समझा सके कि अपने मन को कैसे मजबूत बनाया जाए और कैसे कार्य में निपुणता पाई जाए। और यूं कह लीजिए
कि कार्य में भी निपुणता हमें नहीं चाहिए, पर कम से कम इतना तो चाहिए कि हम रोजमर्रा की जिंदगी ढंग से कर पाए, क्योंकि बाकी सबको तो इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो अगर किसी एक व्यक्ति को हो रही है तो कोई ना कोई इशू वहां पे आ रहा है। ठीक है। भावनात्मक भावों से संबंधित समस्या का सामना करने के लिए व्यावसायिक सहायता करना, व्यवहार संबंधित समस्याएं। बहुत सारे बच्चे, इनफैक्ट बड़े भी, अगर व्यवहार में कोई ना कोई दिक्कत आ रही है, बच्चा सही से बोल नहीं पा रहा है, काम नहीं कर पा रहा है, या फिर वो बहुत ज्यादा शैतानी कर रहा है, या फिर लग रहा है कि बाकियों से वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, बाकी बच्चे इतने गुस्सैल नहीं है पर ये बच्चा हर चीज तोड़ देता है, फोड़ देता है, तुरंत उसके अंदर गुस्सा आ जाता है, किसी को मार देता है। तो ये बिहेवियरल इश्यूज हैं। इसी तरीके से प्रोफेशन में बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं, जहाँ पे हम कार्य करते हैं प्रोफेशनल सराउंडिंग से। कुछ जगह होता है पॉलिटिक्स होती है, कुछ जगह होता है कि बहुत ज़्यादा हैवी वर्क होता है, कुछ इन्वायरमेंट हमारे लिए फिजिकली, बायोलॉजिकली और मेंटली सुटेबल नहीं होते हैं, तो उस केस में भी हमें ज़रूरत पड़ जाती है। फिर आता है वैवाहिक जीवन से संबंधित समस्याएं भी आ सकती हैं। काउंसलिंग जो होती है वो चाइल्ड काउंसलिंग भी होती है, एडोलेसेंट काउंसलिंग भी होती है, कपल काउंसलिंग भी होती है, मैरिज काउंसलिंग भी होती है, प्रोफेशनल काउंसलिंग भी होती है, इंडस्ट्रियल काउंसलिंग भी होती है, ओल्ड एज के लिए जेनेरिक काउंसलिंग। तो इस तरीके से बहुत सारी हमारे ऑप्शंस हैं। ठीक है। तो हर क्षेत्र में कोई ना कोई दुविधा, कोई ना कोई हमारा मन उद्विग्न हो सकता है, परेशान हो सकता है। और एक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैरिज काउंसलिंग ही नहीं, कई बार फैमिली काउंसलिंग की भी जरूरत पड़ती है, पूरी फैमिली की काउंसलिंग करनी होती है। ठीक है। तो ये होता है हमारा काउंसलिंग, जिसे हम समझ सकते हैं कि एक प्रोफेशनल, यू कैन से, एक प्रोसेस है जिसके अंदर एक व्यक्ति जिसे किसी भी प्रकार का पर्सनल या प्रोफेशनल चैलेंज आ रहा है, माइंड से रिलेटेड स्पेशली, उसके लिए काउंसलिंग सेशन रखा जाता है। और भी ऑप्शंस यहाँ पे हैं शिक्षा संबंधित समस्याओं का सामना करने के लिए। ठीक है। पुनर्वास संबंधित समस्याओं का, या फिर बहुत सारे हमारे जीवन में ऐसे पड़ाव आते हैं जिसके अंदर हमें लगता है कि ठीक है, सबके जीवन में सेम पड़ाव नहीं आते हैं। कोई अगर मिलिट्री में जा रहा है तो स्पेशली मिलिट्री से रिलेटेड काउंसलिंग करने के लिए, कोई व्यक्ति किसी और जगह पे एनरोल्ड है, या फिर उसको आप समझ लीजिए कि मे बी इंडियन एम्बेसी में काम करना है, या फिर उसका जो जॉब रोल है वो टोटली डिफरेंट है। कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो एकदम ऐसी जगह से आता है जहाँ पे कोई भी एकदम से बहुत ज़्यादा उसके पास एमिनिटीज नहीं थी, नॉलेज नहीं थी, पर उसे एडजस्ट करना पड़ रहा है एक बहुत हाई प्रोफाइल सोसाइटी में। ठीक है। तो इन्वायरमेंट का भी चेंज हो सकता है, कम्युनिटी का चेंज हो सकता है, कल्चर का चेंज हो सकता है, वातावरण का चेंज हो सकता है। जो भी बदलाव हमारी जिंदगी में आते हैं, बायोलॉजिकली भी और इन्वायरमेंटली भी, उसमें भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जहाँ पे हमें लगे कि हाँ, यहाँ पे हमें परामर्श की आवश्यकता है, वहाँ पे ली जा सकती है। अब इसका प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, यानी कि एक काउंसलर जब बनता है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस सुनेगा, बताएगा और हो जाए, या फिर सलाह देगा। सलाह तो सभी लोग देते रहते हैं, सारे लोग हैं जो आपको आइडिया भी देंगे, फ्रेंड्स हैं जो सुन लेते हैं, तो पर वो प्रोफेशनल काउंसलिंग नहीं है। उसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि थोड़ा सपोर्ट है बाकी सबका, बहुत अच्छी बात है। पर कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई ऐसा चाहिए होता है जो आपको जज किए बिना सुने, है ना। जो कोई अब आसपास वाला है वो तो आपको ऑलरेडी जानता है, वो तो हैरान भी होगा आपको, वैसे हो सकता है आप उसके सामने वैसे इमेज भी ना बनाना चाहो। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके जान पहचान का भी ना हो, और या फिर अगर मतलब बाद में तो हो ही जाती है रेपो एस्टेब्लिशमेंट, पर मेनली ये हो कि जो हमें जज ना करे, जो हमारे सही गलत को टैग ना लगाए, जो हमारे व्यक्तित्व के आयामों पर उंगली ना उठाए, जो ये ना कहे कि ये सही है ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए वो करना चाहिए, या फिर जो सलाह दे तो हमें जबरदस्ती या फिर थोपे नहीं। तो बहुत ही एक प्रोफेशनल तरीके से हमें एक एक्सपर्ट चाहिए, वो है हमारा काउंसलर। पहली चीज जो आती है उसके अंदर आता है सक्रिय रूप से सुनना, एक्टिव लिसनिंग। आजकल तो अधिक समस्याएं इसलिए ही हैं क्योंकि लोग सुनने के लिए रेडी ही नहीं है। लगता है कि सिर्फ अपना अपना बताना है, सिर्फ अपने दुख बताने हैं,
मतलब कोई अगर ये भी आके बताना चाहे कि मैं यहाँ ये प्रॉब्लम आ रही थी, तो सामने वाला या तो ये बता के उसे रोक देता है कि इससे ज्यादा तो हम झेल लेते हैं, या फिर ये बोल देता है कि छोड़ ना, कुछ और करते हैं। फ्रेंड्स भी डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं कि चल घूमने चलते हैं, कुछ नहीं होता। बट कहीं ना कहीं वो मन है जिसके अंदर बार 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 उन चीजों का आना, परेशान होना, जिससे हमारी डेली लाइफ में इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। जैसे टाइम पे हम काम नहीं कर पाते हैं, सो नहीं पाते हैं, खाना खाने में दिक्कत आ रही है, या फिर किसी से बात करने में कोई ऐसे डर हमें घेर लेते हैं, जैसे स्टेज पे जाने से डर लगने लगना, किसी से बात करने से डर लगने लगना। हमने एक दिन बहुत डिटेल में अपने डिसऑर्डर्स पढ़े थे। ओसीडी हो सकता है किसी को, यानी कि कोई काम बार 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 दिमाग में आ रहा है, और वो जो काम बार 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 आ रहा है, जैसे कि डोर चेक करना या फिर पानी वगैरह, तो वो सारी चीजें जो हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए जरूरी हो जाता है मार्गदर्शन। जब एक्टिव लिसनिंग होती है तो सबसे पहले सामने वाले का मन हल्का होता है। आप उसे सुन रहे हो, ज्यादा बिना रोक टोक के सुन रहे हो, सिर्फ सुन रहे हो, ये पहली चीज होती है। पर सुनने के टाइम पे ऐसा नहीं है कि आप ध्यान नहीं दे रहे हो, आपको ध्यान भी देना है, बीच बीच में हूं भी करना है कि हाँ सुन रहे हैं, हम समझ रहे हैं, अच्छा ये हुआ, अच्छा ऐसे, ठीक है। रिएक्ट नहीं करना है, अरे ये हो गया, अरे ये तो नहीं होना चाहिए था, ऐसे नहीं। आप उनको सुनते हो। एक एक आप समझ सकते हैं कि कहने को कहते हैं कि एक माँ माँ की तरीके से सुनना, पर वहाँ पे इमोशनल कंटेंट ज्यादा है, पर यहाँ पे जो है यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म भी है साथ। ठीक है। मार्गदर्शन। अब जब आप उन्हें मार्गदर्शन करते हो तो आपके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक बार आपको याद है हमने फ्राइड का वो पढ़ा था, आइसबर्ग वाला मॉडल पढ़ा था। हमने ये भी पढ़ा था कि कुछ ऐसे स्कूल्स रहे हैं जैसे ह्यूमनिस्टिक, जो व्यक्ति को सपोर्ट करते हैं उसके अपने पैरों पे खड़ा कर। कुछ ऐसे स्कूल्स रहे हैं जिसमें आप उनके लिए प्रॉपर कोई चीजें बनाते हैं कि अच्छा आपको ये काम इतने इतने टाइम के लिए करना है, एक एक्टिविटी चार्ट बनाते हैं ताकि वो कुछ टाइम तक उसे फॉलो करके और फिर वापस रूटीन में आ जाए। तो मार्गदर्शन भी परामर्शन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है। सलाह भी है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को सब आता है, सब कुछ उसे पता है, पर कहीं ना कहीं वो एक एक्सपीरियंस नॉलेज चाहता है, चाहता है कि हाँ कोई समझे। तो कुछ भी थोपना नहीं है, बट हाँ उसके प्रॉज एंड कॉन्स समझाना, निकलवाना, उससे खुद से एनालिसिस करवाना, ये सारी चीजें जिम्मेदारी हो जाती है काउंसलर। चर्चा भी होती है, डिस्कशंस भी होते हैं अबाउट लाइफ, अबाउट सिनेरियो, अबाउट अबाउट व्हाट नॉट, ये जो डिसऑर्डर आ रहे हैं, इसके ये वाले सिम्टम्स आ रहे हैं। उससे पहले एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण के बाद आएगी, वो हो जाती है साइको एजुकेट करना। इसके बाद हम देखते हैं स्पष्टीकरण, हम क्लियर करते हैं, अच्छा ऐसा ही है क्या, यही प्रॉब्लम है क्या। लास्ट टाइम कब था जब आप ठीक थे, तो हमारे पास काउंसलिंग के इनटेक फॉर्म्स होते हैं जिसके अंदर हम प्रॉपर उसकी सोशो डेमोग्राफिक डेटा लेते हैं। ठीक है, कौन है, कहाँ से है, उसका प्रॉपर एज क्या है, क्या चीजें पढ़ाई करी है, बैकग्राउंड क्या है, अभी क्या कर रहे हैं, उसकी सोशियो इकोनॉमिक, ये सारी चीजें हम उसका डिटेल में लेते हैं। साथ में एक और चीज जरूरत हो जाती है हमारे मनोवैज्ञानिक परीक्षण डायग्नोसिस। एक तो या तो ऐसे ही हो जाता है डायग्नोसिस, जब आप बात करते हैं तो सिम्टम्स को नोटिस कर लेते हैं और उन्हें नोट डाउन कर लेते हैं, और तभी क्लियर हो जाता है। पर क्योंकि हमें लेवल्स भी देखने हैं, तो एक मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन होता है, मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन हमें, वो भी उसकी भी प्रॉपर एक हमारे पास होता है, यू कैन से फॉर्मेट होता है जिसके हिसाब से हमें वो करवाना पड़ता है, जिसके अंदर प्री मॉर्बिड पर्सनालिटी, यानी कि जब वो बीमार या फिर जब उसे डिसऑर्डर्स या फिर जब भी वो ट्रॉमा है, जो भी इंसिडेंट के बाद से वो ऐसा हुआ, उसकी ओरिजिनल पर्सनालिटी कैसी थी। फिर हमारे जो फैक्टर्स हैं या फिर जो सिम्टम्स हैं उसको भी हमें देखना होता है। ट्रिगरिंग फैक्टर्स कौन से हैं, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स कौन से हैं, यानी कि कौन सी चीजें हैं जिसके वजह से वो व्यक्ति बार बार उस फेज में चला जाता है, या फिर वो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उसके मनोरोग को ज्यादा समय तक बनाए हुए हैं। ऐसे करके बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, एमएससी पूरा एक डिटेल्ड है बहुत, लगभग उसके अंदर काफी चीजें हैं। तो उतना डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे क्योंकि आज इंट्रोडक्शन ही सीख रहे हैं। स्पष्टीकरण, क्लियरेंस,
सिचुएशन का क्लियरेंस, व्यक्ति का क्लियरेंस, व्यक्ति के रोग के सिम्टम्स का क्लियरेंस, प्लस साथ में जो वो चाहता है उस हिसाब से भी। कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति खुद से काउंसलिंग नहीं लेना चाहता, पर कोई लेके आता है उसे काउंसलिंग करवाने के लिए। कुछ केसेस रिहैबिलिटेशन के भी होते हैं, कुछ केस जो हमें रेफर कर देने होते हैं। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें पता है कि काउंसलिंग से काम नहीं चलेगा, डिसऑर्डर अभी काफी आगे बढ़ गया है, या तो इन्हें थेरेपी लेनी पड़ेगी, और भी ज्यादा सीवियर है तो मेडिसिन पे जाना पड़ेगा। तो हम उन्हें काउंसलिंग से नहीं समझाएंगे, उन्हें मैं रेफर कर देंगे किसी साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को फॉर द थेरेपी, और साइकेट्रिस्ट, जैसा भी उसकी कंडीशन है उसके बेसिस पे। ठीक है, काउंसलर ही सब कुछ नहीं करता है। सो इट्स बेसिकली टॉक थेरेपी, काउंसलिंग को आप एक टॉक थेरेपी कह सकते हैं, जो हमारे स्पीच से सारी चीजें होती है। ठीक है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण जो नीचे लिखा हुआ है उसके लिए हमारे पास, एक तो मैंने आपको बता दिया, सिम्टम्स को हम नोटिस करके पता करते हैं जितना। इसके लिए दो बुक्स हैं मेनली। एक बुक है हमारी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए, DSM, डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल। ये अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ये है एक अमेरिका में, आपको पता है यही APA है मेनली, जो साइकोलॉजी की जितने भी आप समझ सकते हैं कि जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ लैब का, उसके बाद जो फर्स्ट अप्रूवल हुआ वो वहां से आया। फिर जितने भी आपके थेरेपीज और ये सारी चीजें बनती हैं, और जो ये DSM हमारा मैनुअल है, इसके अंदर सिम्टम्स लिखे हुए हैं कि कोई व्यक्ति को हम कब कहेंगे एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, यदि ये वाले सिम्टम्स 6 महीने तक लगातार बने रहें। क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि हर व्यक्ति को थोड़ा बहुत परेशानी रहती ही है, ये हमारा डिफेंस मैकेनिज्म के साथ साथ एक डेली टेकलिंग टेक्निक भी होता है। अगर थोड़ा बहुत स्ट्रेस ही नहीं होगा तो व्यक्ति पढ़ेगा ही नहीं, ठीक है, थोड़ी बहुत घबराहट होगी नहीं, एक्शन में नहीं आएगा, तो ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। पर अगर वो हमारी डेली लाइफ को प्रॉब्लम में डाल रहा है, अगर वो रैशनल नहीं है, रैशनल मतलब रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है या लॉजिकल नहीं है, पर फिर भी डर है। किसी व्यक्ति को हो सकता है कि कोई चीज की फोटो देखने से भी डर लग रहा हो, माना कि उसे सांप से डर लगता है, पर सांप की फोटो देखने से भी डर रहा है, तो क्या हो गया ये? यानी कि वो चीज असल में मौजूद नहीं है, पर उसकी फोटो देखने से भी डर लग रहा है, यानी कि वो इरेशनल थॉट है, वो सही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे चीजें हमें मतलब कि अगर सीवियर कंडीशन में हो तो फिर जरूरी हो जाता है। डायग्नोस्टिक हमारे टूल्स होते हैं, जिसे हम साइको एनालिटिकल साइकोमेट्रिक टेस्ट बोलते हैं, हम उन्हें स्केल्स बोलते हैं, कई बार हम बोलते हैं क्वेश्चनर्स हैं। ये अलग अलग तरीके से भरवाए जाते हैं, कितना किस लेवल पे सिम्टम्स मैच कर रहे हैं, फिर हम देखते हैं वो किस लेवल पे है। जैसे IQ का टेस्ट होता है ना, माइल्ड है, सॉरी IQ का लेवल मतलब कि एवरेज में है वो, या फिर हाईली इंटेलेक्चुअल है, इसी तरीके से इसका भी होता है कि अगर किसी को एंग्जाइटी है या फिर फोबिया है तो वो किस लेवल का है। ठीक है, तो वो टेस्ट वगैरह होते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है दैट काउंसलिंग इज अ प्रोफेशनल असिस्टेंस इन कोपिंग विद पर्सनल प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग इमोशनल, बिहेवियरल, वोकेशनल, मैरिटल, एजुकेशनल, रिहैबिलिटेशन और लाइफ स्टेज प्रॉब्लम। ठीक है, काउंसलर क्या करता है, कुछ ऐसी टेक्निक्स का यूज करता है जैसे कि लिसनिंग, गाइडेंस, एडवाइस, डिस्कशन, क्लैरिफिकेशन और परीक्षण। ठीक है। स्कूल्स वगैरह में ये हमें पढ़ाया भी जाता है, मेनली जो बच्चों को इश्यूज आते हैं। गाइडेंस, गाइडेंस और काउंसलिंग में क्या अंतर होता है? गाइडेंस होता है दिशा निर्देश हम दे रहे हैं, उसको गाइड कर रहे हैं, ये सही है, ये गलत है, यहाँ पे जाना चाहिए, इस चीज में फोकस करना चाहिए। काउंसलिंग, काउंसलिंग इज अ मोर प्रोफेशनल थिंग। गाइडेंस तो आपको अपने से बड़ों से और एक्सपर्ट से भी मिल सकती है। काउंसलिंग इज अ प्रोफेशनल थिंग एंड इट इज अ, और अभी तो साइकोलॉजी और डिस्टेंस से कोई भी ऐसा कोर्स नहीं है कि साइकोलॉजी आप डिस्टेंस से कर सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट को भी ये चीज़ समझ में आ गई है ऑलरेडी कि जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट फिजिकल हेल्थ है, शायद उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और सच ही है, मेंटल हेल्थ है। तो जो मेंटल हेल्थ को ट्रीट कर रहे हैं वो अगर डिस्टेंस एजुकेशन से पढ़ेंगे या ढंग से नहीं पढ़ेंगे
तो वो कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि जो आपका प्रैक्टिशनर है वो पूरी तरीके से सर्टिफाइड हो, पूरी तरीके से एक्सपीरियंस्ड हो, पूरी तरीके से वेल वर्स्ड हो विद ऑल द थिंग्स, ऑल द नॉलेज जो उसको पता होनी चाहिए, और एग्जीक्यूशन कैसे होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये सारी चीजें आप देख चुके हैं। डेफिनेशंस ऑफ काउंसलिंग यहाँ पे रिपीट की गई है। हमारे पास समय भी कम ही रहा, तो ये आपका आज इंट्रोडक्शन था काउंसलिंग का, क्या होती है क्या नहीं होती है। काउंसलर्स रिक्रूट भी होते हैं हमारे स्कूल्स में, कंपलसरी हो गया है काउंसलर का होना। और कहाँ पे हैं काउंसलर, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में भी हैं। एडमिशन काउंसलर्स अलग होते हैं, वो आपको नाम से कंफ्यूज मत होना। तो दे आर मोर रिलेटेड टू जो स्कूल्स में एडमिशन होते हैं या फिर रिक्रूटमेंट्स होते हैं उस पे वो काम करते हैं। ठीक है, मैक्सिमम चीजें आप सभी को समझ में आ गई। जो डाउट्स है सो आप पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट? प्रणाम मैम। हाँ, हाँ जी पूछिए। नहीं है कोई डाउट? नहीं मैम। चलिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, दो और आपके पास प्रेजेंटेशंस भेजी हुई हैं ग्रुप में, आप उन्हें देख लीजिएगा, उसमें भी काफी इंफॉर्मेशन है। करें, आज की कक्षा का समापन करते हैं। मैम, मेरे आने से पहले कुछ पढ़ाया था क्या? मैं आज लेट नहीं, ज्वाइन कुछ हुई भी थी। इम्पोर्टेंट ऐसा सच नहीं था। हम सुहाना जी से डिस्कस कर रहे थे अबाउट करियर। ठीक है, ओके, चलिए। सभी के लिए शुभकामना मंत्र, इस भावना के साथ कि हमारा कण कण, हमारा पल पल, हमारी हर प्रतिभा, हमारी हर शक्ति प्रभु के काम में नियोजित हो, और उस विद्या को ग्रहण करे जो वास्तव में मुक्त मुक्त करना जानती हो, बंधनों से मुक्त करना जानती हो। और हमारा कर्म, हर कर्म इतना ज्यादा श्रेष्ठ हो, या यूं कहे कि इतना ज्यादा समर्पित हो कि वो कर्म भी हमें, हाँ, यूं समझ लीजिए कि कुशलता पूर्वक किया गया हो। सभी के लिए शुभकामना। स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मही महिषाम् गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यम् लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमात् भवेत्। श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेज आयुष्यम् आरोग्यं देहि मे हव्यवाहनम्, देहि मे हव्यवाहनम्। सभी के लिए शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। सादर प्रणाम। जय प्रणाम। श्री राम।